नमस्कार दोस्तों, ऑपरेशन सिंधु फिलहाल रुका हुआ है। भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध बेहद तनावपूर्ण हैं और कुछ भारतीय राजनीतिक नेता ऐसे भड़काऊ बयान दे रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, जब भारतीय सेना अभी तक ऑपरेशन सिंधु के बाद अगली जंग की बुनियादी बातों को समझ नहीं पाई है, जो उसे पाकिस्तान के साथ लड़नी होगी। एक ऐसा पाकिस्तान जिसे चीन का पूरा समर्थन प्राप्त होगा, जैसा कि हमने ऑपरेशन सिंधु में देखा था। तो मैं इन सभी बातों पर चर्चा करता हूं। 2 दिन पहले हम जानते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सिंध, जो पाकिस्तान का एक प्रांत है, सभ्यतागत रूप से भारत का हिस्सा है। उन्होंने यह भी कहा कि सीमाएं बदल सकती हैं, यह संकेत देते हुए कि सिंध शारीरिक रूप से भारत का हिस्सा बन सकता है, जो कि एक अत्यंत भड़काऊ बयान है और पाकिस्तान ने इस पर प्रतिक्रिया दी। लेकिन राजनाथ सिंह ऐसे बोलने वाले अकेले आरएसएस नेता नहीं हैं। 1998 में उस समय के गृह मंत्री के एडवाणी ने उस समय के अमेरिकी उप विदेश मंत्री स्ट्रोब टेलबॉट के साथ बातचीत की थी और इस बातचीत का उल्लेख टेलबॉट ने अपनी किताब एंगेजिंग इंडिया में किया है। टेलबॉट लिखते हैं, एडवाणी के साथ मेरी बैठक असहज करने वाली थी। एडवाणी ने खुलेआम उस सुखद दिन के बारे में सोचा जब भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार एक एकल दक्षिण एशियाई महासंघ में फिर से एकजुट हो जाएंगे, जिसे आरएसएस अखंड भारत या ग्रेटर इंडिया कहता है। अब बात यह है कि आडवाणी ने 1998 में जो कहा था वह पूरी तरह अलग था, क्योंकि उस समय भारत और पाकिस्तान के बीच समीकरण या सैन्य स्थिति पूरी तरह अलग थी। वे दोनों युद्ध के सामरिक स्तर पर लड़ते थे और ऑपरेशन सिंधु के बाद यह स्थिति पूरी तरह बदल गई है। और यही कारण है कि जब राजनाथ सिंह के उकसावे वाले बयान पर पाकिस्तान की ओर से प्रतिक्रिया आई, तो मैं आपको समझाता हूं कि स्थिति मूल रूप से कैसे बदल गई है, क्योंकि यही वह बात है जिसे भारतीय सेना अब तक नहीं समझ पाई है। हम ऑपरेशन सिंधु के बारे में जानते हैं और हम यह भी जानते हैं कि हाल ही में एक प्रतिष्ठित अमेरिकी पैनल ने अमेरिकी कांग्रेस को एक रिपोर्ट सौंपी है। यह एक बहुत ही विस्तृत रिपोर्ट है, लगभग 800 पन्नों की, जिसमें ऑपरेशन सिंधु पर टिप्पणी करते हुए कहा गया है, यह 4 दिनों की झड़प थी जिसमें पाकिस्तान ने भारत पर सैन्य सफलता हासिल की। वे इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे? जो कोई भी युद्ध की समझ रखता है उसके लिए इसे समझना मुश्किल नहीं है, क्योंकि दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने युद्ध के संचालन स्तर पर उस अवधारणा के साथ लड़ाई लड़ी जिसे उन्होंने मल्टी डोमेन ऑपरेशन कहा। फिर बीडीयू सिस्टम, सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन पाकिस्तान की सेना के लिए निगरानी और सटीक मिसाइल निशानेबाजी दोनों के लिए उपलब्ध था। फिर दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पास इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पर अच्छा नियंत्रण था और पाकिस्तान की सेना ने कश्मीर थिएटर में अपनी अच्छी साइबर क्षमताओं का प्रदर्शन किया। फिर पाकिस्तानी क्रूज मिसाइलें और पाकिस्तानी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें थीं। अब जब हम शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों की बात करते हैं तो हम उन मिसाइलों की बात कर रहे हैं जिनकी ट्रेजेक्टरी नीची होती है और जो वायुमंडल से बाहर नहीं जाती। इन सभी को दागा गया था। अब भारतीय पक्ष में भी क्रूज मिसाइलों और शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों की ओर से अच्छी फायरिंग दिखाई गई, लेकिन इसमें एक समस्या है और वह समस्या ये है कि जीपीएस की मदद ली गई थी। और आज राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच जो संबंध है उसे देखते हुए कोई गारंटी नहीं है, कोई आश्वासन नहीं है कि जब ऑपरेशन सिंदूर फिर से शुरू होगा या विराम हटाया जाएगा तो अमेरिकी भारत को जीपीएस सुविधा देंगे या फिर उसे बंद कर देंगे। तो यह एक समस्या है। लेकिन अगर पाकिस्तानी पक्ष की बात करें तो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर से सबक लेते हुए समय बर्बाद किए बिना पाकिस्तान सेना के तहत एक रॉकेट फोर्स कमांड के गठन की घोषणा कर दी। अब जब आप एक रॉकेट फोर्स कमांड बनाते हैं तो इसका मतलब है कि उन्हें चीनी पक्ष से यह आश्वासन मिला होगा कि उन्हें हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें उपलब्ध कराई जाएंगी, जो कि एक गेम चेंजर है। फिर एक संवैधानिक संशोधन के माध्यम से पाकिस्तान सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर अब रक्षा बलों के प्रमुख भी बन गए हैं, जिसका अर्थ है कि एक ही व्यक्ति पाकिस्तान के लिए युद्ध के चरण सब कुछ तय करेगा। तो पाकिस्तान की ओर से निर्णय लेना बहुत तेज़ी से होगा।
फिर अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि चीन पाकिस्तान वायुसेना को 40 J-35 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान देने वाला है और पाकिस्तानियों को चीन से एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम मिलेंगे, जिनमें HQ-19 और KJ-500 शामिल हैं। AWC उन्हें ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तो बात बहुत सीधी है कि पाकिस्तानियों ने युद्ध के ऑपरेशनल स्तर पर लड़ने का पूरा इरादा कर लिया है, जिसमें पाकिस्तान सेना के तहत नया रॉकेट फोर्स कमांड और पाकिस्तान वायुसेना शामिल हैं और चीनी पूरी तरह से उन्हें इस ऑपरेशनल स्तर के युद्ध में समर्थन देने को तैयार है। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मैं कहना चाहता हूँ। जब आप युद्ध के ऑपरेशनल स्तर पर लड़ते हैं तो इसका मतलब है कि आप दुश्मन की गहराई तक घुसपैठ करने में सक्षम हैं। और एक बार जब आप दुश्मन की गहराई में घुसपैठ कर लेते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि दुश्मन की रक्षा व्यवस्था बिखर जाती है। सरल शब्दों में इसका मतलब ये है कि जो आगे बढ़ने वाली सेनाएं हैं वे पूरी तरह से कट जाती हैं और वे अग्रिम पंक्ति की सेनाओं तक पहुंचने में असमर्थ हो जाती हैं। तो जो भी अग्रिम पंक्ति की सेनाएं हैं, यानी जो सेना रणनीति अपना रही है, वह बस जंगल में अकेली रह जाती है, उसके पास कोई समर्थन नहीं होता और इसलिए इसका युद्ध के परिणाम में योगदान बहुत ही कम होता है। तो अब तक जो होता था वह यह था कि ऑपरेशन सिलदर से पहले भारतीय सेना और पाकिस्तानी सेना दोनों ही सेनाएं युद्ध के सामरिक स्तर पर ही लड़ती थीं। अब स्थिति बदल गई है, इसलिए भारतीय सेना, या माफ़ कीजिए, भारतीय सैन्य बल को भी यह देखना चाहिए था कि भारत कितनी जल्दी पाकिस्तान के साथ युद्ध के संचालन स्तर पर लड़ाई के लिए तैयार हो सकता है और इसमें रॉकेट फोर्स कमांड को गंभीरता से शामिल करना भी ज़रूरी है। गंभीरता से यह देखना कि उसके पास जो थोड़ी बहुत क्षमताएं हैं उन्हें और कैसे विकसित किया जाए, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, साइबर क्षमताएं, और यह देखना कि वह 24 घंटे की स्पेस क्षमताएं कैसे प्राप्त कर सकता है जिससे उसे लगातार भरोसेमंद क्षमताएं मिल सकें। और दो बहुत महत्वपूर्ण बातें, पहली, भारतीय वायुसेना को पूरी तरह से स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, खरीदारी में भी, प्रशिक्षण में भी, बिना किसी राजनीतिक हस्तक्षेप के। तब वह निश्चित रूप से बेहतरीन प्रदर्शन कर सकती है। और दूसरी बात यह है कि भारतीय पक्ष को अपनी त्वरित क्षमता के लिए तैयार रहना चाहिए। इसका मतलब यह है कि अगर कोई छोटा युद्ध होता है तो गोला बारूद की कमी को लेकर कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमें गोला बारूद खर्च करने में बहुत सावधानी बरतनी होगी, जबकि पाकिस्तानी पक्ष को ऐसी कोई चिंता नहीं होगी, क्योंकि उन्हें चीनी पक्ष से बिना किसी रुकावट के आपूर्ति मिलती रहेगी। यह सब भारतीय पक्ष को पहले से ही करना चाहिए था और इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए था और इस बारे में बात करनी चाहिए थी। इसके बजाय हमारे पास भारतीय सेना है जो अपनी जनसंपर्क कर रही है। मैं इसे जनसंपर्क कहता हूँ। क्यों? क्योंकि कारगिल दिवस पर, जो 27 जुलाई था, सेना प्रमुख जनरल द्विवेदी ने घोषणा की कि भारतीय सेना रुद्र ब्रिगेड्स का गठन करेगी। अब रुद्र ब्रिगेड क्या है? भारतीय सेना के पास लगभग 260 सिंगल आर्म ब्रिगेड्स हैं। सिंगल आर्म के बजाय उन्हें मल्टी आर्म्ड ब्रिगेड्स में बदला जाएगा और उनका उपयोग विभिन्न दिशाओं में तेज़ और बहुआयामी हमलों के लिए किया जाएगा। मल्टी आर्म्ड ब्रिगेड्स का मतलब है कि उनमें इन्फेंट्री होगी, उनके पास तोपखाना, आर्टिलरी होगा, उनके पास बख्तरबंद आर्मर भी होगा, उनके पास वायु रक्षा, एयर डिफेंस होगी, उनके पास इंजीनियरिंग और अन्य क्षमताएं भी होंगी, उनके पास लॉजिस्टिक्स भी है। तो ये सारी चीज़ें एक साथ लाई जाएंगी और जाहिर है कि यह विचार दिवंगत जनरल बिपिन रावत के कार्यकाल के दौरान आया था, जब वे सेना प्रमुख थे, यानी दिसंबर 2016 से 2019 तक। अपने कार्यकाल में उन्होंने 2018 की लैंड वॉरफेयर डॉक्ट्रिन पेश की थी, जिसमें उन्होंने IBG यानी इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स की आवश्यकता के बारे में बात की थी। अब यह ऑपरेशन पराक्रम से सीखा गया एक सबक था। मैं उन विवरणों में नहीं जाऊंगा। संक्षेप में कहें तो पराक्रम के दौरान जो उस समय हुआ जब वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, भारतीय सेना को जुटने में बहुत समय लग गया था। तो इसके बजाय सेना ने यह तय किया कि ऐसे बैटल ग्रुप्स बनाए जाएं और ये बैटल ग्रुप्स तुरंत युद्ध शुरू कर सकें, और इसे कोल्ड स्टार्ट कहा गया।
कोल्ड स्टार्ट का मूल अर्थ ये था कि ये बैटल ग्रुप्स सीमा के बहुत करीब रहेंगे और मुख्य प्रयास या स्ट्राइक कोर के आने से पहले उनके जुटने में जो समय बर्बाद होता है उसकी बजाय ये तुरंत हमला शुरू कर सकते हैं और दूसरी तरफ पहुंच सकते हैं। साथ ही ये ब्रिजहेड भी तैयार कर सकते हैं ताकि स्ट्राइक फॉर्मेशन या रिजर्व फॉर्मेशन दुश्मन की सीमा में आसानी से प्रवेश कर सके। अब जब इसे 2005 में कोल्ड स्टार्ट कहा गया तो यह अवधारणा उस समय के सेना प्रमुख निर्मल विज द्वारा दी गई थी। उस समय की सरकार जो मनमोहन सिंह सरकार थी उसने प्रतिक्रिया दी क्योंकि कोल्ड स्टार्ट का एक बिल्कुल अलग अर्थ था और पाकिस्तानियों ने भी फुल स्पेक्ट्रम डिटरेंस की अवधारणा के साथ प्रतिक्रिया दी। जहां तक परमाणु हथियारों का सवाल था, एक नई नीति सामने आई और इसी तरह कोल्ड स्टार्ट का नाम आया। इसे एक सक्रिय रणनीति बना दिया गया जो कि वास्तव में वही थी। अगर आपकी बहुत सारी सेनाएं सीमा के पास हैं तो उस समय में कमी आ जाएगी। इसका मतलब यह नहीं है कि आप तुरंत हमला शुरू कर दें और दूसरी तरफ पहुंच जाए। लेकिन अब जो सेना प्रमुख ने सुझाव दिया है वह यह है कि सबसे पहले ये कोल्ड स्टार्ट नहीं होगा, ये कोल्ड स्ट्राइक होगा, चाहे उसका जो भी मतलब हो। देखिए, ये सब शब्दों का खेल है, ये प्रचार है, इसका कोई मतलब नहीं है। कोई भी अधिकारी मुझे समझा दे कि कोल्ड स्टार्ट और कोल्ड स्ट्राइक में क्या फर्क है तो, और इसके साथ ही इन रुद्र ब्रिगेड्स का होना, जैसा कि मैंने कहा, यह भी निरर्थक है क्योंकि अगर आपके पास युद्ध के संचालन स्तर पर लड़ने की क्षमता नहीं है तो समस्या है, जैसा कि मैंने पहले ही समझाया है। और अब हमें बताया जा रहा है कि 2 रुद्र ब्रिगेड्स या तो पहले ही चीन के खिलाफ तैनात कर दी गई हैं या बहुत जल्द वहां तैनात कर दी जाएंगी। अब जब आप अंतर देखते हैं पीएलए और भारतीय सेना के बीच का अंतर, तो जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वह यह है कि आज पीएलए के पास यह क्षमता है कि अगर भारत के साथ खुदा न खास्ता युद्ध होता है तो वह युद्ध को संचालन स्तर पर ही शुरू और खत्म कर सकती है। और जहां तक भारतीय सेना का सवाल है, उसके लिए केवल सफाई अभियान ही बाकी रह जाएगा। यही वह क्षमता है जो आपके पास है और अमेरिकी भी उनकी क्षमताओं को स्वीकार करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि कोल्ड स्ट्राइक, रुद्र ब्रिगेड्स, सच कहूं तो ये सब बेमतलब है, ये सब केवल बयानबाजी है। और फिर बात होती है भरव लाइट कमांडोज की, जो कि स्पेशल फोर्सेज हैं, जबकि इन्फेंट्री के पास पहले से ही घातक प्लाटून्स हैं। तो इन्हें फिर से भरव लाइट कमांडोज में बदलना है ताकि वे दुश्मन की सीमा के पीछे जा सकें। तो मैं फिर उसी बात पर लौटता हूं कि घोड़े के आगे गाड़ी मत रखो, व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ें, अपनी क्षमताओं को विकसित करें क्योंकि परिस्थितियां बदल चुकी हैं और युद्ध के संचालन स्तर पर क्षमताओं को देखना शुरू करें।